नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। बिहार में खेला का बदला खेला से लिया जाएगा, यह आरजेडी ने बड़ा दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव का क्या है गेम प्लान, अब यह भी सामने आ चुका है। मृत्युंजय तिवारी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। सनसनीखेज खुलासा उनके तरफ से किया गया है। क्या कुछ गेम प्लान कर रहे हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव, इस पर भी उन्होंने बातचीत की है। और इसके साथ ही आगे बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी बताई हैं जिसके बाद यह समझ में आ रहा है कि 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है वो आसानी से नहीं होने वाला है। इसके साथ ही आरजेडी के एक और विधायक ने कई बड़े खुलासे कर दिए हैं कि नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी ने भी अब आरजेडी के विधायकों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। मतलब जेडीयू के जो विधायक हैं उन पर भरोसा नहीं है नीतीश कुमार को। ऐसे में खबर यह भी आ रही है कि जो कांग्रेस के विधायक हैदराबाद गए हैं उनसे भी जेडीयू के लोग संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी खबर यह है कि फ्लोर टेस्ट से पहले जो तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि बड़ा खेला होगा और आरजेडी ये दावा कर रही थी कि खेल होगा और नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, यह भी आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है। उनके प्रवक्ता मीडिया चैनल से बात करते हुए बड़े से बड़े दावे कर रहे हैं, सनसनीखेज खुलासे कर रहे हैं। आखिर किस दम पर किया जा रहा है, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कैसे स्पीकर ने भी बड़ा खेल कर दिया है और इसमें नीतीश कुमार मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की है और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है, अमित शाह से भी मुलाकात की है, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी नीतीश कुमार की टेंशन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि कैसे कांग्रेस के विधायकों को, आरजेडी के विधायकों को, जेडीयू के जो विधायक टूटने वाले हैं उन्हें अपने पाले में लाया जाए, लेकिन यह होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस मुद्दे पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले स्पीकर का एक बड़ा बयान आपको सुनाते हैं। किस तरीके से उन्होंने ये दावा कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो उसके क्या मायने हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको अवध बिहारी चौधरी का बयान सुनाते हैं जिन्होंने इस्तीफा देने से मना किया है। सुनिए। मैं आप तमाम प्रेस बंधुओं से सलाहकार समिति के सामने भी बात रख दिया कि 12 तारीख से 1 मार्च तक सत्र शुरू होने जा रहा है और परंपरागत पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हो गई और प्रेस सलाहकार के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके साथ भी यह बैठक हो गई और इस सत्र में आप लोगों के पूरा सहयोग रहे और बढ़िया तरह से आपका शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चल रही चलेगी उसकी मतलब सूचना जाए, इसके लिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शेष कार्यक्रम ऑलरेडी आपके पास सर्कुलेटेड है, दिया गया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी और हम लोगों के यहाँ तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है, उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं, वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जो जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तरह उसी के तहत मैं कार्रवाई करूंगा। 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और क्या कार्रवाई आपके? तो आप सुन रहे थे अवध बिहारी चौधरी को और वो ये कह रहे हैं कि नियम जो बना हुआ है उसी नियम के अनुसार मैं आगे चल रहा हूं। आगे इस्तीफा को लेकर जब सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आप इस्तीफा देंगे तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आगे आपको सुनाएंगे। इसके साथ ही ये भी उनसे पूछा गया कि 12 तारीख को जब बहुमत परीक्षण है उस वक्त आप कहां रहेंगे, क्या आप आएंगे, उस पर भी उन्होंने कहा। आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से उनका यह कहना है कि हम उस दिन आएंगे। तो जमकर हंगामा होगा और खेला का बदला खेला से लिया जाएगा, यह आरजेडी का दावा है। अब इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, आप देख रहे हैं बिहार में खेला का बदला खेला से लिया जाएगा, आरजेडी ये दावा कर रहे हैं। आरजेडी का यह भी कहना नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे और ऐसे में आरजेडी के ही नेता दावा कर रहे हैं कि आरजेडी के विधायकों को लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं और ये ऑफर दिए जा रहे हैं नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी की तरफ से। तो क्या कुछ होने वाला है? क्या जेडीयू के विधायक मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार और बीजेपी घबराई हुई है? कभी कांग्रेस के विधायकों से संपर्क साधा जा रहा है तो कभी आरजेडी के विधायकों को लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ लालू यादव तो गेम प्लान बनाकर बैठ गए हुए हैं और उसी के तहत ये बयान जो है वो अवध बिहारी चौधरी जो है वो दे रहे हैं। देखिए आंचल जी, असल में
बिहार में जो कुछ चल रहा है, मुझे लगता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का मतलब जनरल यू का जो नया गठबंधन जी। बना है, ये शायद बिना होमवर्क के जो है वो ये गठबंधन बन गया और जल्दबाजी में नीतीश कुमार जो है वो गच्चा खा गए लगते हैं, ऐसा समझा जा सकता है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट होती है, बाकी भी चीज़ों पे आगे आएंगे, आपके सवाल पे आप आगे आएंगे। एक जी। बात तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से वहाँ स्पीकर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया, उससे एक बात साफ होती है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि स्पीकर उसके मन के मुताबिक हो, यानी कि वो चाहती है कि बिहार में भी स्पीकर जो है विधानसभा का, वो महाराष्ट्र के स्पीकर जैसा उसको चाहिए एक तरीके से। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है, और ये अंदर की कोई खबर होगी कि इस गठबंधन के बीच, यानी एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में सब कुछ मामला ठीक ठाक नहीं है, और ये फ्लोर पे सरकार जो है बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। इससे इस बात को समझा जा सकता है। इसका मतलब ये डर जो जो आरजेडी दावा कर रही है कि नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, ये इस डर को जो है वो पुख्ता करता है ये अविश्वास का प्रस्ताव जो स्पीकर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास होता और नीतीश कुमार को विश्वास होता कि वो बहुमत साबित कर लेंगे, तो फिर वो बहुमत साबित करने से पहले स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव नहीं देते, और जो विश्वास मत हासिल करना है उसकी तारीख जो थी वो आगे नहीं बढ़ाई जाती। तो अब तारीख भी विश्वास मत की आगे बढ़ाई गई है, और पहले स्पीकर को जो दिया गया है हटाने का अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, ये कुल मिलाकर के साबित करता है कि जो आरजेडी दावा कर रही है कि नीतीश कुमार जो है वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब कि इस दावे में कहीं ना कहीं कोई दम नजर आता है। चलिए जी, अमलिंदु जी, यहाँ पर सवाल ये है कि जिस नियम का हवाला स्पीकर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज मुझे पता चला है, 7 फरवरी का उनका बयान है, और 7 फरवरी को ये बता रहे हैं कि मुझे अब पता चला है कि मेरे खिलाफ जो है वो नोटिस आया है और मुझे बहुमत जो है वो साबित करना है, तो या फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर उसके बाद उन्हें बहुमत साबित करना पड़ेगा। ऐसे में जिस नियम का हवाला दे रहे हैं, जो 14 दिन का नियम है, उसके तहत क्या कुछ हो सकता है? और अगर बीजेपी ये दावा कर रही है कि उसने 28 तारीख को नोटिस दिया, लेकिन स्पीकर ये कह रहे हैं कि मुझे 7 फरवरी को इसके बारे में जानकारी मिली है, तो आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अब आगे जो हो सकता है, जो स्पीकर कह रहे हैं कि उनको आज जानकारी मिली है कि कोई नोटिस दिया गया है, तो अब ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है। नोटिस मिला है तो इसका मतलब उस पर बहस तो होगी निश्चित तौर पे, उस पर मतदान की स्थिति आएगी तो वो भी होगा। अब ये स्पीकर के विवेक के ऊपर है कि वो उसका सामना करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर छोड़ के चले जाते हैं। आपको याद होगा कि जब पिछली बार पलटी मारी थी नीतीश कुमार जी ने, तो इस समय जो उप मुख्यमंत्री हैं वो उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे, और उनके खिलाफ भी इस तरीके से अविश्वास का प्रस्ताव आया था, और वो फिर आखिर में इस्तीफा दे करके फिर एंड टाइम पे फिर चले गए थे उसका सामना करने से पहले। अवध बिहारी चौधरी का जो कहना है, इसका मतलब साफ है कि अवध बिहारी चौधरी उसका अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। इसी अविश्वास के प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की असली परीक्षा हो जाएगी। अगर यह अविश्वास का प्रस्ताव गिर जाता है और अवध बिहारी चौधरी स्पीकर बने रहते हैं, तब आप समझ लीजिएगा कि नीतीश कुमार जो है फिर बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। और अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है, अवध बिहारी चौधरी स्पीकर नहीं रहते हैं, तो फिर या तो पहले किसी स्पीकर का चुनाव होगा, उसके बाद फिर जो है वो सरकार जो है वो बहुमत साबित करेगी, तब वो विश्वास का प्रस्ताव आएगा। तो कुल मिलाकर की जो परिस्थितियां हैं, आज की परिस्थिति में बहुत कुछ निर्भर करता है कि अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो क्या निर्णय लेते हैं, वो किस तरीके से आगे लड़ाई ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी तक का जो बयान है अवध बिहारी चौधरी का, वो ये साफ संकेत दे रहा है कि अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। यानी नीतीश सरकार के सामने इस समय 2 संकट हैं। पहला, उसको अविश्वास का प्रस्ताव जो है वो पारित कराना है। अविश्वास का प्रस्ताव अगर गिर जाता है तो वो भी एक तरीके से सरकार के खिलाफ ही जो है वो माना जाएगा कि वो सरकार के खिलाफ विधानसभा ने विश्वास व्यक्त किया है, और फिर उनको अपना विश्वास मत हासिल करना होगा सरकार के। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो ये पहली ही हार जो है वो नीतीश सरकार की होगी। अब देखना ये है कि क्या आरजेडी की क्या तैयारियां हैं और भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं। जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उनमें ये लग रहा है कि दोनों तरफ से एक दूसरे के विधायकों के ऊपर जोड़े डाले जा रहे हैं। दोनों ही तरफ से जो है वो शायद हॉर्स ट्रेडिंग हो या फिर जो भी तरीके अपनाए जा रहे हो, साम नाम दंड बैठ के, वो कहा नहीं आ सकता कि क्या तरीके हैं क्या नहीं अपनाए जा रहे हैं। चूँकि आरजेडी तो खुला आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार के नज़दीकी जो मंत्री हैं वो विधायकों को संपर्क कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। तो अब जेडीयू की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके कोई अभी आरोप नहीं लगाए गए हैं आरजेडी की तरफ। ये दावा आरजेडी के ही लोग अभी कर रहे हैं कि वो जो है वो नीतीश कुमार
बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या स्थिति है, ये तो फ्लोर पे जब टेस्ट होगा तभी मालूम पड़ पाएगा। लेकिन इतना अवश्य समझा जा सकता है कि फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की चिंताएं बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ डबल सेटबैक भारतीय जनता पार्टी को होगा अगर नीतीश कुमार की सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती है। एक तो ये होगा कि जिस आशा उम्मीद के साथ वो लेकर के आए थे नीतीश कुमार को साथ में कि यहाँ सरकार बन जाएगी और सरकार को चलाएंगे और प्रशासन उनके हाथ में आएगा। हालांकि अगर सरकार गिरती है और आरजेडी का सरकार नहीं बना पाती है तो राष्ट्रपति शासन की स्थिति होगी या केयरटेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे तो प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहेगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आरजेडी जो है वो सरकार बनाने की तैयारी पूरी कर चुकी है। तो अगर विश्वास मत हासिल नहीं होता है नीतीश सरकार को और तो फिर आरजेडी सरकार बनाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दो सेटबैक होंगे कि एक तो उसका जो ऑपरेशन था बिहार में नीतीश कुमार को साथ में लाने का वो फेल होता हुआ नजर आएगा, और दूसरा कि आरजेडी सरकार बनाएगी यानी इंडिया गठबंधन वहाँ सरकार बना लेगा। तो ये एक और जबरदस्त सेटबैक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले होगा। लेकिन अब होगा क्या वो जो है फ्लोर पर ही मालूम पड़ पाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपने विधायक शिफ्ट कर दिए हैं हैदराबाद, झारखंड में भी उन्होंने अपने सारे विधायक हैदराबाद शिफ्ट कर दिए थे, और झारखंड में हमने देखा कि किस तरीके से पूरा इंडिया गठबंधन जो था वो एकजुट रहा और उसने भारतीय जनता पार्टी की तमाम वहाँ जो चालें थी उनको एक तरीके से नाकामयाब कर दिया। यहाँ भी मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और बल्कि टूट जो है वो शायद नीतीश कुमार के ही खेमे में है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान समझ में आ रही है। पहले तो समझ आता था कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है निपट जाए और नीतीश कुमार निपट जाए, लेकिन अब जो है वो संकेत दिया जाएगा कि नीतीश कुमार के साथ भी दोस्ती जो वो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जो है कोई वो फ़ायदा नहीं पहुँचा पा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की राजनीति में ज़बरदस्त सेटबैक होगा, और ये सिर्फ बिहार की राजनीति को नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए पुनर्विचार करने का एक जो बिंदु होगा। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई ज़्यादा दिखाई पड़ती है, और सारे सामनाम दंडभेद की बातें जो हैं जिस तरीके से आ रही हैं वो शायद भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर करना चाहते हैं। लेकिन फिर वह बात वही है कि जो भी होगा वो होगा फ्लोर पे ही, और तेजस्वी यादव जो बड़ा खेल करने का दावा कर रहे हैं वो खेल क्या है इस पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। चलिए जी अमलेंदु जी, और खबरें ये भी आ रही हैं कि 17 विधायक जो जेडीयू के हैं वो लालू यादव के संपर्क में हैं, और अब उनका नीतीश कुमार से कोई भी संपर्क नहीं रहा है, वो लापता हो गए हैं। ऐसी खबरें जो हैं वो मीडिया जो है चला रहा है, सूत्रों के हवाले से चला रहा है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे एक तरफ जेडीयू के जो विधायक हैं वो गायब हो गए हैं, लापता हो गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ स्पीकर ने भी ये कह दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उनका आगे का बयान क्या है अमलेंदु जी, एक बार फिर से जनता को सुनाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से स्पीकर ने भी ठान लिया है कि तेजस्वी के समर्थन में बड़ा गेम जो है वो प्लान हो गया और वो गेम होकर रहेगा। क्या कुछ कहना है अवध बिहारी चौधरी का, वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। अविश्वास प्रस्ताव है तो आप लोग तो जान ही गए हैं, जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा। आप इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? हाँ, क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है, और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। अमलिंदु जी, आप सुन रहे थे और साफ तौर पर उनका ये कहना था, जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपके खिलाफ बहुमत साबित करने के लिए नोटिस आया है और आपको इस्तीफा देना होगा, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने नियम भी बता दिया। अब इनका बयान जो है वो 7 फरवरी का है। अमलिंदु जी, आप देखिए 7 फरवरी से 20 फरवरी तक का वक्त तो मिल गया है। अब इसी बीच बहुमत परीक्षण होना है,
बहुमत जो है साबित करना पड़ेगा नीतीश कुमार को, तो वो जो है वो 12 तारीख को टाला गया था। और इसीलिए टाला गया था कि 28 तारीख को बीजेपी ये कह रही है, उनके तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि नोटिस दे दिया गया है। उन्होंने उस डेट से 12 तारीख तक जोड़ा था कि स्पीकर तब तक बदल जाएगा और सारा कुछ जो है अपने पाले में आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं है, स्पीकर डट गए हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और दूसरी तरफ गेम तो चल ही रहा है। अब ऐसे में 12 तारीख को हंगामा होने का आसार है कि जमकर हंगामा होगा। आरजेडी भी डटी हुई है और मृत्युंजय तिवारी ने तो एक चैनल से, निजी जो चैनल है, उसे बात करते हुए उन्होंने दावा कर दिया है कि खेला का बदला खेला से लिया जाएगा। तेजस्वी यादव भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। देखिए चलिए, अब यहीं पे जो है वो कानूनी दांव पे फंस गए हैं। मुझे लगता है कि यहीं भारतीय जनता पार्टी शायद मात खा रही है जी, क्योंकि आपने नोटिस दे दिया, वो ठीक है, आपने नोटिस दे दिया, लेकिन वो विधानसभा की रजिस्ट्री में नोटिस कब उसको स्वीकार किया गया, कब वहाँ पहुँचा, उसकी पावती क्या है। यानी अखबारों में खबर छपने से नोटिस नहीं हो गया, वो विधानसभा की रजिस्ट्री में कब पहुंचा तब नोटिस होगा। और ये कानूनी प्रक्रिया जो फंस जाएगी। अब इसमें मुझे नहीं लगता है कि इस विषय में कानूनी सलाहकारों से बातचीत करनी पड़ेगी कि कोई बाध्यता है क्या स्पीकर की कि वो पहले जो है वो अविश्वास का प्रस्ताव पारित, मतलब उस पर बहस कराएं कि नहीं कराएं। अवध बिहारी चौधरी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है, वो 14 दिन का समय है, मतलब वो उससे पहले या जो विश्वास का प्रस्ताव हो, मतलब गिर नहीं जाए या पारित नहीं हो जाए, तब तक हम यानी विधानसभा अध्यक्ष हैं। यानी कि वो 14 दिन का समय जो है वो जो लेके चल रहे हैं, वो 14 दिन का समय में उसमें कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो सकती है। अगर उससे पहले सरकार विश्वास का प्रस्ताव लेकर के आती है तो पहले विश्वास का प्रस्ताव पे सरकार को बात करनी पड़ेगी। अब विश्वास प्रस्ताव के लिए भी समय दिया जा चुका है, तो अब पहले विश्वास प्रस्ताव पे ही मुझे लगता है कि यही कानूनी दांव पे फंसेगा। अवध बिहारी चौधरी सदन की प्रक्रिया शुरू होने पे भारतीय जनता पार्टी शोर मचाएगी कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, हम आपको नहीं मानते। तो आपके कहने से नहीं हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव है, जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव आपका पारित नहीं हो जाए। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है और अविश्वास प्रस्ताव पे कोई बहस नहीं है, तो इसलिए पहले सरकार के विश्वास मत पे ही चर्चा होगी। और हो सकता है कि पहले ही जो है वो विश्वास मत का प्रस्ताव सरकार का जो है वो गिर जाए, ये भी संभावनाएं हैं जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। तो ये बहुत दिलचस्प स्थिति जो कहा जाए वो बिहार के अंदर हो रही है। संवैधानिक संकट भी कई तरीके के उत्पन्न हो रहे हैं, नई नई परिस्थितियां बन रही हैं और संविधान के अंदर जो प्रक्रियाएं हैं, जो जिस तरीके के दांवपेच हैं, उनकी भी एक तरीके से पुनर्व्याख्या और पुनर्परीक्षण की आवश्यकताएं जो हैं वो भी एक तौर से कहा जाए कि वो जाहिर हो रही हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं और क्या क्या दांवपेच हो सकते हैं, जिनको ध्यान में रख करके आगे क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, इस पर भी हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव कोई बड़ा खेल करने जा रहे हो। जैसा कि तेजस्वी यादव ने पहले कहा था कि मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं और खेल का उत्तर जो खेल से दिया जाएगा, ये तेजस्वी का कहना था। और आज आरजेडी प्रवक्ता जिस तरीके से आप बता रही मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने भी जो है कहा है कि खेला का उत्तर जो है वो खेला से दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि उनका भतीजा जो है यानी तेजस्वी यादव जो है वो खेला का बदला खेला से देने की विधा जानता है जी। चूंकि नीतीश कुमार अच्छे तरीके से जानते हैं बच्चों को और बड़े लोग जो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से समझते हैं कि उनकी क्षमताएं क्या हैं, तो मुझे लगता है कि चचा जो हैं वो गच्चा खा गए हैं और वो समझ रहे हैं कि भतीजा जो है उनका जो वो दांव मारने में उस्ताद है और वो कोई दांव चल सकता है जिससे नीतीश जी गड़बड़ा जाए। तो यही भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का कुल मिलाकर के सबब मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है और नीतीश कुमार जो है क्यों परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। भाग करके दिल्ली आए हैं, प्रधानमंत्री से मिले हैं, सुना जाता है कि अडवाणी जी से भी जाकर के मिलाए हैं। तो यानी कि अब वो क्या साबित करना चाहते हैं नीतीश कुमार। अब मसला ये है, एक तरफ तो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को लेकर के संकट लगातार उठ रहे हैं। मैंने जिस तरीके से पहले भी कहा कि अब ये एक तरीके से वाक्यांश बनते जा रहे हैं, कहावत बनती जा रही है कि आप पलटू राम हैं तो आप नीतीश कुमार हैं, अगर आप किसी के साथ धोखा कर रहे हैं तो आपको नीतीश कुमार कह दिया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें जो सब चल रही हैं। तो एक तरफ तो ये है, उधर भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के ऊपर एक तरीके से कहा जाए विश्वास नहीं कर पा रही है। यानी नीतीश कुमार की विश्वसनीयता हर तरफ से संदिग्ध हो चुकी है। इसके बावजूद अगर कुछ होता है बिहार में खेल बड़ा, तो उसमें नीतीश कुमार के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी जो विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पहले जो है सारे अपनी कील कांटे दुरुस्त करना चाहती है और ये तोल रही है कि कहीं नीतीश कुमार ही तो सारे गेम को नहीं करवा रहे हैं। ये भी हो सकता है, मतलब ये संदेह ये भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के मन में, कहीं ऐसा तो नहीं है इंडिया गठबंधन ने यहाँ अपना भेदी बना करके नीतीश कुमार को भेजा। अब है कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन जो शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं नीतीश कुमार को लेकर, वो शंकाएं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जा रहे हैं। खासतौर से जो बिहार के स्थानीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मतलब
मतलब बिहार प्रदेश के जो नेता हैं वो केंद्रीय नेतृत्व को बार ये खबरें हैं मतलब इस तरीके की, तो केंद्रीय नेतृत्व को बार यही समझा रहे हैं कि नीतीश कुमार यहाँ फिर जो है कोई खेला करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला करने के लिए ही यहाँ आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने गलत चुनाव कर लिया है नीतीश कुमार का। अब वो किया है या नहीं किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा ये तो चुनाव में मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो है नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक तरीके से कहा जाए वो दरार पैदा कर दी है। नीतीश कुमार जो है मतलब जो जिस पार्टी के साथ लिया है और जिसके चीफ को जो है एक अखबार, एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ने डिवाइडर इन चीफ लिखा था, उन डिवाइडर इन चीफ की पार्टी के अंदर ही जो है वो नीतीश कुमार ने एक तरीके से डिवाइडेशन कर दिया है। तो नीतीश कुमार ने जो है वो कहा जाए कि चोर के घर में चोरी वाली जो कहावत एक तरीके से है, तो डिवाइडर इन चीफ के घर में ही डिवाइडेशन जो है वो कर दिया है। अब उस डिवाइडेशन से भारतीय जनता पार्टी जो कितनी परेशान है, वो कितना उसका फायदा उठा पाती है या नीतीश कुमार के जरिए वो कोई काम साथ पाती है नहीं साथ पाती है, ये तो आने वाले समय में तय होगा। लेकिन फिलहाल जो अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा के स्पीकर हैं, उनका बयान जो है वो काफ़ी कुछ संकेत देता है कि बिहार में खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है। और जैसा कि तेजस्वी यादव ने काफ़ी दिन पहले कहा था, जिस समय उन्होंने नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी कि खेल तो अब शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि खेल अब शायद शुरू हुआ है और उस खेल की अगली कड़ी जो है या अगला दांव जो कहिए वो अवध बिहारी चौधरी का ये कल का बयान है। आंचल जी बिल्कुल अमलेंदु उपाध्याय जी, और हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि 17 विधायक जो हैं जेडीयू के वो लापता बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में आरजेडी के जो विधायक हैं विजय मंडल, उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है। विजय मंडल का ये कहना है कि आरजेडी के विधायकों को बड़े बड़े लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं और ये ऑफर दिए जा रहे हैं नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी के तरफ से। अब ये जो खबरें आ रही हैं ये साफ तौर पर दिखा रही हैं कि तेजस्वी यादव, जो खेला की बात की जा रही है आरजेडी के तरफ से कि तेजस्वी यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और खेला का बदला वो खेला से लेंगे, तो उन्होंने कोई बड़ा खेल कर दिया है। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो बिहार में किस तरीके से स्पीकर को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी नाराज चल रहे हैं। और बताया तो यहां तक जा रहा है अमलेंदु जी कि अमित शाह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार उनके साथ आए, एनडीए में वो शामिल हों। और जैसा कि आपने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के अंदर ही फूट डाल दी है और पार्टी को डिवाइड कर दिया है, तो वो अब नजर आ रहा है क्योंकि प्रदेश इकाई बार बार पहले आकर वो कभी अमित शाह से मुलाकात कर रही है, तो कभी मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, कभी जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात का दौर जो है वो जारी है। इसी बीच नीतीश कुमार भी पहुंच गए, तीनों नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने आडवाणी से भी बातचीत कर ली है। तो बीजेपी को यह अभी समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार के आने से उसे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। वहीं पर सरकार कितने दिन तक बनी रहती है ये भी देखने वाली बात होगी अभी, क्योंकि अभी तक यही चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार खुद अपनी सरकार गिराएंगे। ये बताया जा रहा है कि 27 फरवरी के बाद राज्यसभा का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद वो विधानसभा खुद भंग कर देंगे। लेकिन उससे पहले फ्लोर टेस्ट को लेकर भी हंगामा होना तय माना जा रहा है। देखिए अब यही दाव मतलब जो पेच फंसता है वो ये है कि नीतीश कुमार मतलब उस स्थिति में होंगे कि नहीं होंगे कि वो सिफारिश कर पाए विधानसभा भंग करने की। क्योंकि अगर उनकी सरकार गिर जाती है, विश्वास मत हासिल नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनके पास वो अधिकार नहीं रहेगा कि वो गवर्नर को जाकर के सिफारिश कर पाए कि विधानसभा भंग कर दी जाए। हो सकता है कि जब तक कि नई सरकार बनाने का कोई दावा पेश ना हो, विपक्ष कोई दावा पेश ना करे, तब तक राष्ट्रपति शासन रहे, गवर्नर जो है नई सरकार को शपथ दिलाने में हिला हवाली करें, गवर्नर हाउस के फैक्ट्स जो हैं ख़राब हो जाएं, गवर्नर जो है बीमार पड़ जाएं, आईसीयू में भर्ती हो जाएं, इस तरह की बहुत सी सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अंततः अगर दूसरा पक्ष सरकार बनाने का दावा पेश कर देता है तो सरकार मतलब शपथ तो फिर दिलानी ही पड़ेगी, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट वगैरह तक सब जाएगा। और गवर्नर्स के रोल को लेकर के जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां रही हैं, खासतौर से महाराष्ट्र के गवर्नर को लेकर के, उसके बाद फिर पंजाब और केरल के गवर्नर को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि आप लोग आग से खेल रहे हैं। मतलब इस तरीके की जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आई हैं, तो उसमें गवर्नर्स की भूमिका को लेकर के भी जो है काफ़ी बहस जो इस देश के अंदर वो एक शुरू हो गई है। बहरहाल ये बात का मसला होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये संभावनाएं तो हैं। मतलब ये संभावनाएं जो बन रही हैं, जिन पे चर्चा हो रही है और जो हवा में बातें हो रही हैं, और जिस तरीके से जो राजनीतिक पंडित हैं, तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ जो सब आकलन कर रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आ रही कि ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार इस स्थिति में रहे ही नहीं कि वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर पाएँ। तो ये कुल मिलाकर की स्थिति होगी अगर पहले ही उनकी सरकार जो है वो गिर जाती है और विश्वास मत उनका हासिल नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ जो है अभी कुछ जो है वो अब ये जिस तरीके से अवध बिहारी चौधरी का आ गया है बयान,
और आज जो है 8 फरवरी है और 12 फरवरी से सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। तो अब ये क्या चीज़ें आती हैं और किस तरीके से आगे बढ़ती हैं ये देखना होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी असिस्ट कर रही होगी कि स्पीकर की तरफ से क्या क्या दांव चले जा सकते हैं या स्पीकर क्या क्या जो है वो संवैधानिक कदम जो है वो उठा सकते हैं। तो उनकी काट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी कोई ना कोई तैयारी कर रही होगी। तो वो भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारी करती है ये आने वाले समय में मालूम पड़ जाएगा कि उसने इस समस्या से निपटने के लिए क्या तैयारियां की हैं। लेकिन जिस तरीके से अवध बिहारी चौधरी का बयान है वो साफ स्पष्ट करता है कि अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा नहीं देंगे, मतलब अविश्वास का प्रस्ताव का सामना करेंगे। और उस अविश्वास के प्रस्ताव को सुनना जो है वो स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है। इसमें अभी कोई भी दूसरा व्यक्ति या कोई संवैधानिक संस्था या अदालत भी अभी जो है उसमें कोई दखल नहीं दे सकती है, उनको बाध्य नहीं कर सकती है कि आप तुरंत जो है वो इसके ऊपर सुनवाई कीजिए। एक वो नैतिकता की बात होती है कि भाई नैतिकता है कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। तो यानी जब तक अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ है तब तक जो स्पीकर हैं वो स्पीकर हैं, तो स्पीकर ही उसकी संचालन करेंगे उस प्रक्रिया का। तो इसलिए अभी सारी चीज़ें जो है वो स्पीकर के हाथ में है। अब देखना ये कि भारतीय जनता पार्टी इस संकट से किस तरीके से निपटने की कोशिशें करती है। जी अमलेंदु जी, अभी सब कुछ जो है वो स्पीकर के हाथ में है और ऐसे में तेजस्वी जो है वो बड़ा गेम प्लान करके बैठे हुए हैं, तैयारी जो है वो फुल है। और चर्चाएं इस बात की अगर आप देखेंगे तो जो बीजेपी समर्थित मीडिया है उसमें भी हो रही हैं। अगर आप देखेंगे अमलेंदु जी, पहले हम खरी करते हैं, पहले हम स्पेशल रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद अगर आप देखें तो जो बीजेपी समर्थित मीडिया है उसी पर वो चर्चा करने लगता है। पहले तो देखा जा रहा था कि बिहार में सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बना ली है और वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुमत भी पहले 10 तारीख को था और उसके बाद 12 तारीख को वो साबित कर देंगे। लेकिन जैसे ही हम प्रोग्राम करते हैं उसके बाद वो किस तरीके से बदल जाते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है जो हम कह रहे हैं और जनता भी यही सच्चाई सुन रही है, वो समझ रही है कि क्या कुछ चल रहा है। तो उनकी भी मजबूरी बन गई है कि अब उन्हीं सब चीजों पर चर्चा करें। और आज ही आप देखिए, कल ही हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि 17 विधायक जो हैं वो लापता हैं। आज ही आप देखिए तमाम जो न्यूज चैनल हैं, अखबार हैं, उनकी हेडलाइंस में यह नजर आ रहा है कि 17 जेडीयू के विधायक जो हैं वो गायब हैं। लेकिन अभी तक इसकी चर्चा नहीं थी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो कुछ भी हुआ था सबसे पहले डीबी लाइव ने दिखाया था, सारी खबरें डीबी लाइव ने पहुंचाई जनता तक, उसके बाद उस पर इन लोगों ने खबर चलाई। तो पहले ये किस तरीके से खबरों को दबाते हैं, लेकिन जब हम खबरों को उठाते हैं तब इनकी मजबूरी बन जाती है कि उस पर ये फोकस करें। और यही हो रहा है बिहार को लेकर अमलेंदु जी। वहां पर अगर आप देखेंगे तो 12 फरवरी को बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएगी नीतीश और बीजेपी सरकार, या आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है। ये दावा हमारा नहीं है, लेकिन ये आरजेडी जो दावा कर रही है तो किसी न किसी जो भी उनके पास कुछ होंगे ऐसे दांव पेच होंगे जिसके बलबूते पर वो इतना बड़ा दावा कर रही है। तो कुछ तो होगा बिहार में जिसकी वजह से मृत्युंजय तिवारी ये कह रहे हैं और एक ऐसे ही बीजेपी समर्थित मीडिया से बात करते हुए ये बात कह रहे थे वो। देखिए आचार्य जी, एक तो ये है कि हम लोग मतलब जो चर्चा करते हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग चर्चा करते हैं, वो एक तो जो शाम का जो न्यूज़ चैनल्स का और कहा जाए कि जो अखबारों का एजेंडा है वो हमारे इस कार्यक्रम के बाद जो है वो सेट होता है, उनके ऊपर दबाव पड़ जाता है कि अब असली चीज़ें सामने आ गई हैं तो बहुत सी चीज़ें फिर उनको सामने लेकर आनी पड़ती हैं। दूसरा जो शाम को राजीव जी का न्यूज़ पॉइंट कार्यक्रम होता है, मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि उस न्यूज़ पॉइंट के कार्यक्रम के बाद तमाम चैनलों की जो है वो सुर्खियाँ बदलने लगती हैं। कई राजनीतिक दल जो हैं वो उसके बाद फिर अपनी पीसी करने लगते हैं वहाँ से मसाला लेकर के। और जो सोशल मीडिया कहा जाता है या जो डिजिटल मीडिया कहा जाता है, जो पैरेलल मीडिया कहा जाता है, वैकल्पिक मीडिया कहा जाता है, वहाँ भी हमारे ही जो है वो स्लग और हमारे हेडिंग उठा करके लोग अगले दिन कार्यक्रम करने लगते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो खैर ये कोई मतलब अपनी तारीफ करने वाली बात हो जाती है, वो अपनी तारीफ करने वाली बात नहीं है। बात ये है कि चूंकि अगर हम मुद्दों की बात कर रहे हैं जी, और हम अगर एक विश्लेषण कर रहे हैं तो उस विश्लेषण में हमारी सत्यता कितनी है और हमारा विश्लेषण कितना सत्यता के नज़दीक है, या हम हवाई बातें कर रहे हैं। तो लगता ये है कि हम लोगों को लगता हो सकता है कि हम गलत भी हों, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि हम जो विश्लेषण करते हैं वो सत्यता के काफ़ी नज़दीक होता है। हम कोशिश करते हैं कि ईमानदारी के साथ कि जो वस्तु स्थिति है उसको सामने रखें बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी एजेंडे के। तो ये तो हो गई आपने जो बात की थी उसकी। अब जिस तरीके से आपने कहा कि मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता है उन्होंने जो दावा किया है एक मीडिया हाउस के साथ बातचीत करते हुए, तो जाहिर सी बात है कि वो मीडिया हाउस से बात करते हुए सिर्फ दावे मतलब सिर्फ दावे की बात नहीं होगी। अगर विधानसभा में विश्वास मत से पहले इस तरीके का दावा एक विपक्षी दल कर रहा है और जो सत्तारूढ़ दल है वो उसकी बेचैनी साफ देखी जा सकती है। उसके बड़े नेता जो है वो दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली बार बार दौड़ भाग कर रहे हैं, चूहा बिल्ली का खेल खेला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ चीज़ें हैं
कहीं ना कहीं आग है तभी ये धुआं उठ रहा है। इसका मतलब आरजेडी की तरफ से कुछ ना कुछ तैयारी तो निश्चित तौर पे है। और देखिए जो विधानसभा का समीकरण है उस समीकरण से भी ये बात मालूम पड़ती है कि इस तरीके का कुछ खेल हो सकता है। देखिए अंतर क्या है, आरजेडी और कांग्रेस और भाकपा माले का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन बिहार में है, उसके पास 113 सीटें हैं, 122 पे बहुमत होता है। 4 सीटें जीतन राम मांझी की हम की, हालांकि जीतन राम मांझी जो कह चुके हैं कि वो उनके साथ ही हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मुझको जो है वो महागठबंधन ने जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाने का मुझको ऑफर दिया था, और उनसे बात नहीं हुई, उनके परिजनों से बात हुई। यानी इसका मतलब उन्होंने एक विकल्प खोल दिया है कि उनके परिजनों के साथ बातचीत हुई है, और अगर उधर जो ऑफर मिलता है मुख्यमंत्री बनने का तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, विकल्प उन्होंने खोला रखा है। तो अगर वो 4 भी मान लीजिए इधर आ जाते हैं, 4 नहीं भी आते हम तब भी कहते हैं, तब भी जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो सिर्फ जो है वो 8 सीटों का है। ये 8 सीटें कहीं से भी कैसे भी जो है वो कुछ हो सकती हैं। विधायक इस्तीफा दे सकते हैं, विधायक बीमार पड़ सकते हैं, अगर गवर्नर बीमार पड़ सकते हैं तो विधायक भी बीमार पड़ सकते हैं। तो कोई विधायक बीमार पड़ गए, विधानसभा नहीं पहुंच पाए, अगर ऐसा ही हो गया तो भी विश्वास मत हासिल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मतलब वो फ्रैक्शन कराने की, क्रॉस वोटिंग कराने की नौबत भी नहीं आएगी, उससे पहले ही खेल हो सकता है। मतलब बिना क्रॉस वोटिंग कराए भी विश्वास मत गिर सकता है। ये परिस्थितियां हैं, नहीं कर पा रहे हैं जेडीयू और बीजेपी के विधायकों के बीच में। एक तो जो बीजेपी की स्थानीय लीडरशिप है, मतलब जो प्रदेश की लीडरशिप है, उनमें तमाम लोग जो इस समय है वो सुशील मोदी को छोड़ करके सभी लोग जो है वो नीतीश कुमार के तरीके से धुर विरोधी हैं। दूसरा एनडीए गठबंधन के दूसरे सहयोगी, वो चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, वो भी नीतीश कुमार के धुर विरोधी हैं। तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार चलाना तो मुश्किल है हर तरीके से, इसमें तो कोई शक और शुबा वाली बात ही नहीं है। वो समझौता कुछ भी हो जाए, मतलब नीतीश कुमार एक लंगड़ी सरकार चलाएंगे, अगर सरकार चलती भी है किसी भी तरीके से तो एक लंगड़ी सरकार होगी जिसमें नीतीश कुमार कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे। यहाँ देखिए महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार को सुविधा क्या थी? नीतीश कुमार को सुविधा ये थी कि जातिगत जनगणना कहा राहुल गांधी ने कि आपको करानी है, तो करानी पड़ी उनको, कराई उन्होंने, और उस पर फिर उसका फायदा भी लेना चाहा। लेकिन अब नीतीश कुमार जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, जातिगत जनगणना की बात करना भूल गए हैं, जातिगत जनगणना का जा भी भूल गए हैं नीतीश कुमार। यानी 26 जनवरी को सुबह जिस समय नीतीश कुमार बात कर रहे थे जातिगत जनगणना की, उसका लाभ लेने की बता रहे थे, क्या क्या उसका लाभ हुआ और किस तरीके से जो है सरकार ने काम किया, अब वही जो है वो जातिगत जनगणना की बात करना एक तरीके से भूल चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से नीतीश कुमार के सामने आ रही, तो जो ये सरकार तो खैर किसी हाल में चलने वाली नहीं है। वो चाहे विश्वास मत पे गिर जाए, विश्वास मत के बाद गिरे, नीतीश कुमार खुद भंग कर दें, थोड़े समय बाद गिरे, ये सरकार तो चलने वाली नहीं, इतना तो तय है। लेकिन बात यही है कि जो आरजेडी दावा कर रही है और तेजस्वी के लोग जो दावा कर रहे हैं कि खेला होगा, और खेला का मतलब खेला से दिया जाएगा, तो मसला ये है कि क्या नीतीश कुमार खुद सरकार गिरा देंगे या आरजेडी जो है वो खेला का बदला खेला से दे करके सरकार गिराएगी और नीतीश कुमार को ये अवसर नहीं देगी कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की स्थिति तक भी पहुंच पाए। असली बात जो है ये है, और सारा खेल जो है वो इसी में छिपा हुआ है, और यही दांव पेच जो है मुझे लगता है कि उसको लेकर के सारी चर्चाएं चल रही हैं कि आरजेडी किस तरीके के दांव पेच करती है और किस तरीके से नीतीश कुमार को बाध्य करती है कि वो इस स्थिति तक पहुंच नहीं ना पाए कि वो विधानसभा भंग कर पाए। और अगर नीतीश कुमार पहुंच जाते इस स्थिति तक तो भी नीतीश कुमार विधानसभा भंग करेंगे, इतना तो समझा जा सकता है। चलिए, चूंकि जो परिस्थितियां हैं उसमें नीतीश कुमार इस भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश नेतृत्व के साथ में सरकार को आगे ले जाने की स्थिति में कतई नहीं है, और ये मंत्रिमंडल के विस्तार में, मंत्रिमंडल के गठन में, विभागों के बंटवारे में ये बात एक तरीके से देखा जाए तो वो साफ हो चुकी है। चलिए जी अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, और धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों और हमारे तमाम साथियों का भी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में खेला जो है वो चल रहा है। हर पार्टी जो है वो एक से बढ़कर एक दावा कर रही है। अब ऐसे में आरजेडी की तरफ से दावा किया गया है, देखना होगा 12 तारीख को क्या होगा, 12 फरवरी को क्या होगा, लेकिन स्पीकर ने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया है। तो खेल तो बहुत बड़ा प्लान हुआ है, अब खेल जो है वो होगा तो हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी दिखाया जाएगा कि क्या कुछ बिहार में चल रहा है। सारी अपडेट डीबी लाइव आप तक पहुंचा रहा है, तो इसीलिए देखते रहिए डीबी लाइव। मैं आंचल आपसे चाहूंगी इजाजत।